क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब कोई देश हर साल अरबों डॉलर कमा रहा हो, उसकी इमारतें एकदम आसमान छू रही हों, उसकी सड़कें चौड़ी और चमकदार हों? लेकिन कागज पर उसे विकसित कहने के बावजूद असल में वो अंदर से पूरी तरह खोखला हो रहा हो? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। है ना? क्या ये संभव है कि जिस चीज को हम आज विकास या डेवलपमेंट मान बैठे हैं, वो एक बहुत बड़ा धोखा हो? आज के स्रोतों के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी भ्रम का पर्दाफाश करने वाले हैं। ये एक बहुत ही गंभीर शुरुआत है, लेकिन बिल्कुल सटीक है। देखिए, अक्सर हम विकास को ना एक सीधी सीढ़ी मान लेते हैं, बिल्कुल। जहां ऊपर चढ़ने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना है। लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। एकदम सही। और आज की इस गहन चर्चा का मिशन ही यही है कि हम अर्थशास्त्र के कुछ बेहद दिलचस्प नोट्स और आंकड़ों के जरिए ये समझें कि विकास के असली मायने आखिर है क्या। और ये भी देखें कि पूरी दुनिया इस विकास को किस तराजू पर तोलती है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। जब मैंने इन स्रोतों को पढ़ना शुरू किया तो मेरा भी यही मानना था कि विकास का मतलब तो सबके लिए एक जैसा ही होता होगा। हाँ, एक आम धारणा यही है। मतलब ज्यादा पैसा, बेहतर सुविधाएं। लेकिन यहाँ तो पूरी कहानी अलग है। असल में विकास एक बहुत ही जटिल और व्यक्तिगत धारणा है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हम अनजाने में विकास को एक यूनिवर्सल या सार्वभौमिक चीज मान लेते हैं। हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि जो एक इंसान के लिए प्रगति है वो पूरे समाज के लिए प्रगति होगी। लेकिन अर्थशास्त्र के ये स्रोत इस सोच को सिरे से खारिज कर देते हैं। अच्छा। बिल्कुल, इसके अनुसार जो एक व्यक्ति के लिए विकास है वो दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। ये कोई एक सांचा नहीं है जिसमें पूरी दुनिया आसानी से फिट हो जाए। तो इससे पहले कि हम इस बहस में पढ़ें कि कौन सा देश कितना विकसित है, हमें ये समझना होगा कि एक आम इंसान के स्तर पर विकास का क्या मतलब होता है। अर्थशास्त्र के ये स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य बिल्कुल भिन्न होते हैं। और इसका कारण बहुत ही व्यवहारिक है। हर इंसान की जीवन की परिस्थितियां एकदम अलग होती हैं। हाँ, सबकी जरूरतें अलग हैं। उसकी जरूरतें और उसकी आकांक्षाएं इस बात से तय होती हैं कि वह रोजमर्रा की जिंदगी में किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। उदाहरण के लिए एक भूमिहीन खेतीहर मजदूर का लक्ष्य ये हो सकता है कि उसे साल के ज्यादा दिन काम मिले और बेहतर मजदूरी मिले। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े उद्योगपति का लक्ष्य अपने उत्पाद पर कम टैक्स देना या सस्ती बिजली पाना हो सकता है। दोनों की मंजिलें कभी एक जैसी नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। जी बताइए। या कम से कम एक सवाल उठाना चाहूंगी। क्या अंततः हर कोई सिर्फ आय या इनकम ही नहीं चाहता? मतलब पैसे के बिना तो बाकी सारी बातें सिर्फ किताबी लगती हैं। हाँ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सोच है। बिना पैसे के कोई अपने लक्ष्य कैसे पूरे करेगा? मैं मानता हूं कि ये सोचना स्वाभाविक है कि पैसा ही सब कुछ है, और इसमें कोई शक नहीं कि भौतिक जरूरतें पूरी करने के लिए आय बहुत जरूरी है। लेकिन अर्थशास्त्र का ये पहलू हमें ये देखने पर मजबूर करता है कि आय के अलावा भी बहुत कुछ है जो एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यक है। केवल पैसा ही विकास का पैमाना नहीं हो सकता। हाँ, मैंने भी देखा कि स्रोतों में आय के अलावा लोगों की और भी कई मांगे बताई गई हैं। जैसे बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, काम की सुरक्षा, दूसरों से सम्मान, परिवार के लिए सुविधाएं और एक स्वच्छ वातावरण। यही वो बिंदु है जहां विकास की असली गहराई समझ में आती है। जरा इस परिदृश्य पर विचार करें। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक ऐसी नौकरी का प्रस्ताव मिलता है जहां वेतन तो बहुत अधिक है, लेकिन वहां कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, मतलब कभी भी निकाला जा सकता है। बिल्कुल। या फिर वहां काम करने का माहौल ऐसा है जहां लगातार भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ता है। क्या वो व्यक्ति इसे अपना विकास मानेगा? बिल्कुल नहीं। भारी भरकम वेतन के बावजूद वो इंसान लगातार तनाव में रहेगा। ठीक कहा। इसलिए पैसा केवल एक भौतिक चीज है जिससे हम वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन हमारा जीवन उन अभौतिक चीजों पर भी उतना ही निर्भर करता है जिनका जिक्र अभी हुआ। हाँ, सम्मान और सुरक्षा। बिल्कुल। सम्मान, सुरक्षा और आजादी के बिना केवल उच्च आय किसी को विकसित नहीं बना सकती। यहाँ स्थिति बहुत ही रोचक हो जाती है। ये बात तो समझ में आती है कि लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विनाश कैसे हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। चलिए इसे एक वास्तविक दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत ही आम स्थिति लेते हैं। मान लीजिए एक नदी पर एक बहुत बड़ा और आधुनिक बांध बनाया जा रहा है। ठीक है।
अब शहर में रहने वाले लोगों और फैक्ट्री मालिकों के नजरिए से इसे देखें तो ये क्या है? उनके नजरिए से ये स्पष्ट रूप से विकास का एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। उस बांध से बनने वाली पनबिजली से उनके कारखानों को 24 घंटे बिजली मिलेगी, उनके उद्योग बढ़ेंगे, शहर में नई लाइटें लगेंगी और पूरी अर्थव्यवस्था को एक गति मिलेगी। एकदम सही। लेकिन अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। उन ग्रामीणों और आदिवासियों के बारे में सोचिए जो पीढ़ियों से उस नदी के किनारे रह रहे हैं। जब वो बांध बनेगा तो पानी का स्तर बढ़ेगा। हाँ, पानी तो फैलेगा ही। और उनकी जमीन, उनके खेत, उनके पुरखों के घर, सब कुछ उस पानी में डूब जाएगा। उन्हें अपनी जमीन से बेदखल होना पड़ेगा और अपनी आजीविका खोनी पड़ेगी। ये तो एक बहुत बड़ी त्रासदी है। तो जो बांध शहर के लिए विकास की रोशनी लेकर आ रहा है, वही बांध उन गांव वालों के लिए विनाश का सैलाब है। ये टकराव इस पूरी बहस का मूल है। अगर हम इस बात की गहराई में जाएं कि समाज में ऐसे टकराव क्यों होते हैं, तो हम पाएंगे कि विकास कोई एक सीधा और चिकना रास्ता नहीं है। तो फिर क्या है? ये अलग-अलग प्राथमिकताओं और सीमित संसाधनों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। एक ही समाज में रहने वाले दो अलग-अलग समूहों के हित पूरी तरह से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है। इसीलिए किसी भी विकास परियोजना को लागू करते समय इन विरोधी लक्ष्यों को संतुलित करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। सिर्फ एक समूह के फायदे को राष्ट्रीय विकास मान लेना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तो जब एक ही देश के अंदर एक इंसान का विकास दूसरे का विनाश बन रहा है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई देश विकसित हो रहा है या नहीं? ये एक जटिल सवाल है। देश आखिर है क्या? लोगों का समूह ही तो है। यहीं पर एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल उठता है। बिल्कुल। और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की एंट्री होती है, जिन्हें इस पूरी अराजकता को और इस जटिलता को मापने के लिए किसी न किसी तरीके की जरूरत थी। हमारे स्रोतों में मुख्य रूप से दो बड़े नजरियों की विस्तार से चर्चा की गई है। एक विश्व बैंक का तरीका और दूसरा यूएनडीपी का तरीका। देखिए, देशों की तुलना करना कभी भी आसान नहीं रहा है। हाँ, बिल्कुल। जब आपके पास अलग अलग आकार, अलग अलग जनसंख्या और अलग अलग संसाधनों वाले देश हों, तो तुलना का आधार क्या होना चाहिए? इसके लिए सबसे आम और पारंपरिक तरीका जो अपनाया गया वो था आय की तुलना करना। ये माना गया कि जिस देश के पास ज्यादा आय है वो ज्यादा विकसित है। हाँ, और यहाँ स्रोतों में दो तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, राष्ट्रीय आय और औसत आय। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य और उसमें विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दें तो वो उस देश की राष्ट्रीय आय बन जाती है। बिल्कुल सही परिभाषा है। लेकिन जब देशों की तुलना करने की बात आती है तो कुल आय का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि औसत आय का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। हाँ, वही। कुल आय का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि हर देश की जनसंख्या अलग होती है। भारत या चीन जैसे बड़े देशों की कुल आय हमेशा किसी छोटे यूरोपीय देश से ज्यादा ही होगी, क्योंकि लोग ज्यादा हैं। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां का हर नागरिक ज्यादा अमीर है, इसलिए औसत आय निकाली जाती है। और इसे निकालने का तरीका क्या है? इसे निकालने का तरीका बहुत सीधा है। देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। और यही विश्व बैंक की 2006 की विश्व विकास रिपोर्ट का आंकड़ा सामने आता है। उन्होंने देशों का वर्गीकरण करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसी औसत आय को अपना इकलौता पैमाना बनाया। 2004 के आंकड़ों के आधार पर ये तय किया गया कि जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपए प्रति वर्ष है, जो कि उस समय लगभग $10,066 के बराबर था, हाँ, या उससे अधिक है, वे समृद्ध या विकसित राष्ट्र कहलाएंगे। और दूसरी तरफ एक निचली सीमा भी तय की गई, जिनकी आय 37,000 रुपए या लगभग $825 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय यानी विकासशील देश माना गया। अच्छा, ये एक बहुत ही स्पष्ट ब्लैक एंड व्हाइट तरीका था दुनिया को देखने का। लेकिन एक मिनट रुकिए जी। मुझे इस तरीके में एक बहुत बड़ी खामी नजर आती है। मान लीजिए एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं। ठीक है, मान लेते हैं। उनमें से 9 लोग पूरी तरह से दिवालिया हैं, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। और अचानक उस कमरे में देश का सबसे बड़ा अरबपति व्यक्ति आके बैठ जाता है। अब अगर हम उस कमरे की कुल आय को 10 लोगों से भाग दें तो औसत के हिसाब से उस कमरे का हर व्यक्ति करोड़पति बन गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया उदाहरण। लेकिन असलियत में उन 9 लोगों की स्थिति में एक पैसे का भी सुधार नहीं हुआ। क्या विश्व बैंक का ये तरीका ठीक इसी तरह का भ्रम पैदा नहीं करता? ये तो कागजों पर विकास दिखाने का एक खेल लगता है।
ये एक बहुत ही शानदार और सटीक उपमा है, और यही वो सबसे बड़ी खामी है जो अर्थशास्त्री इस मापदंड में निकालते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो सवाल उठता है कि विश्व बैंक इस तरीके का इस्तेमाल करता ही क्यों है। इसका जवाब यह है कि आय को मापना आसान है। अच्छा, तो ये बस आसान है इसलिए? हाँ, यह नीति निर्माताओं को देशों की एक सूची बनाने के लिए एक त्वरित और आसान नंबर दे देता है। मतलब ये सुविधा के लिए किया गया एक समझौता है। बिल्कुल, लेकिन जो खामी आपने बताई वो जमीनी हकीकत को पूरी तरह से नकार देती है। हाँ, वो 9 लोग तो अभी भी गरीब ही हैं। औसत आय से ये तो पता चल जाता है कि एक देश के पास कुल मिलाकर औसतन कितना पैसा है, लेकिन ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि उस आय का वितरण समाज में कैसे हो रहा है। यानी ये असमानता को एक गणित के फॉर्मूले के पीछे छिपा देता है। ऐसा हो सकता है कि अमीर और अमीर हो रहा हो, गरीब और गरीब हो रहा हो, लेकिन चूंकि कुल पैसा बढ़ रहा है इसलिए देश का औसत विकास दिखा रहा है। एकदम सही। अमीर और गरीब के बीच की एक खाई इस औसत आय के पर्दे के पीछे पूरी तरह छिप जाती है। बहुत खतरनाक है ये तो। देश की ज्यादातर संपत्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास केंद्रित हो सकती है, जबकि बहुसंख्यक आबादी गरीबी में जी रही हो। इसीलिए इन स्रोतों में इस बात पर जोर दिया गया है कि विश्व बैंक के सिर्फ आय वाले वर्गीकरण से आगे देखने की जरूरत है। और यहीं पर यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मापदंड सामने आता है, जिसे कहीं अधिक मानवीय और सटीक माना जाता है। बिल्कुल। यूएनडीपी अपनी मानव विकास रिपोर्ट में एक बहुत ही स्पष्ट बात कहता है कि केवल आय से बेहतर जीवन नहीं मिलता। उन्होंने विश्व बैंक के तरीके को चुनौती दी और विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ लोगों के शैक्षिक स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति को भी अपने तराजू में शामिल किया। और इसका तर्क बहुत सीधा है। जरा विचार करें जी। अगर किसी समाज के पास बहुत पैसा है जी। लेकिन वहां के लोग लगातार गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं या उनके पास उस पैसे का सही दिशा में इस्तेमाल करने की शिक्षा ही नहीं है, तो वो पैसा किस काम का? सही बात है, वो किसी काम का नहीं है। बिना स्वास्थ्य और शिक्षा के वो आर्थिक विकास पूरी तरह से खोखला है। इस बात को गहराई से समझने के लिए इन स्रोतों में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं। और यहाँ हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ किताबी परिभाषाएं नहीं है, बल्कि ये बताती हैं कि जमीनी स्तर पर सिस्टम कैसे काम कर रहा है। जैसे कि शिशु मृत्यु दर। हाँ, शिशु मृत्यु दर का अर्थ है किसी विशिष्ट वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। जब हम इस आंकड़े को सुनते हैं तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं लगता, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। बिल्कुल। यूएनडीपी ने इसे विकास मापने के लिए सिर्फ एक भावुक आंकड़े के रूप में तो नहीं चुना होगा। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान है। वो कैसे? देखिए, अगर कोई देश अपने पैदा हुए बच्चों को जीवन का पहला साल भी पार नहीं करवा पा रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि वहां का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। इसका मतलब है कि माताओं को सही पोषण नहीं मिल रहा है, साफ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं लोगों की पहुंच से बाहर हैं। मतलब पैसे का कोई फायदा ही नहीं हो रहा। बिल्कुल, ये एक अलार्म है जो बताता है कि पैसा होने के बावजूद सिस्टम फेल है। शिशु मृत्यु दर किसी भी देश की स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे कड़वा और सबसे सच्चा पैमाना है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है। इसी तरह शिक्षा को मापने के लिए साक्षरता दर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। शिक्षा क्यों जरूरी है? क्योंकि ये लोगों को सशक्त बनाती है। हाँ, क्योंकि यह लोगों को अपने अधिकारों को समझने और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के अवसर प्रदान करती है। एक अनपढ़ समाज चाहे कितना भी पैसा कमा ले, वो लंबी अवधि में प्रगति नहीं कर सकता। और शिक्षा के ही संदर्भ में एक और आंकड़ा है जिसे निवल उपस्थिति अनुपात कहा जाता है। ये क्या होता है? ये बताता है कि 6 से 10 वर्ष की आयु के कितने प्रतिशत बच्चे असल में स्कूल जा रहे हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ स्कूल का होना या नाम लिखवा लेना काफी नहीं है, कितने बच्चे रोजाना कक्षा में जाकर बैठ रहे हैं, ये असली विकास है। यही यूएनडीपी का मुख्य तर्क है। असली मानव विकास तब तक अधूरा है जब तक देश का बच्चा स्वस्थ ना हो, यानी शिशु मृत्यु दर कम से कम हो, और जब तक बच्चे स्कूल ना जा सके, यानी उपस्थिति अनुपात बेहतर हो। सिर्फ राष्ट्रीय आय का ग्राफ ऊपर चले जाने से देश विकसित नहीं होता, बल्कि जमीनी स्तर पर एक आम इंसान का जीवन स्तर सुधरने से होता है। विश्व बैंक अर्थव्यवस्था को मापता है, जबकि यूएनडीपी अर्थव्यवस्था के प्रभाव को मापता है। चलिए,
यहाँ तक की बात पूरी तरह स्पष्ट है, लेकिन अब हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे डरावने हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सस्टेनेबिलिटी। हाँ, एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि किसी देश ने यह सब कुछ हासिल कर लिया। ठीक है। उसकी प्रति व्यक्ति आय आसमान छू रही है, वहां के अस्पताल दुनिया में बेहतरीन है, जहां शिशु मृत्यु दर 0 है और साक्षरता दर भी 100% हो गई है। लेकिन ये सब हासिल करने की अंधी दौड़ में उन्होंने अपने सारे जंगल काट डाले। खदानें खोद खोद कर जमीन को अंदर से छलनी कर दिया और अपनी नदियों में इतना जहरीला रसायन घोल दिया कि उनमें जीवन ही समाप्त हो गया। हवा इतनी प्रदूषित हो गई कि बिना मास्क के सांस लेना नामुमकिन हो गया। ये तो एक भयानक तस्वीर है। तो क्या वो देश सच में विकसित कहलाने के लायक है? और यहीं से अर्थशास्त्र की सबसे आधुनिक और सबसे जरूरी अवधारणा का जन्म होता है, धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इस बात का अंतिम परीक्षण है कि कोई विकास असली है या सिर्फ एक बुलबुला है। इन स्रोतों में इसे बहुत ही साफ शब्दों में समझाया गया है। विकास ऐसा होना चाहिए जिससे परिवेश या पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे। बिल्कुल। धारणीयता का असल अर्थ है भविष्य की नस्ल यानी आने वाली पीढ़ियों की उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना ही वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करना। अगर हम इसे और बारीकी से समझें तो ये सिर्फ आज के बारे में सोचने से कहीं आगे की बात है। ये स्वीकार करना है कि प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं है। यहाँ मुझे एक बहुत ही गहरी और दार्शनिक लाइन याद आ रही है जो इन नोट्स में शामिल है। कौन सी? कि प्रकृति के पास हमारी आवश्यकताओं यानी नीड्स को पूरा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे लालच यानी ग्रीड को पूरा करने के लिए नहीं। क्या बात है! ये विचार पूरी इंसानी सभ्यता के लिए एक चेतावनी है। बिल्कुल। अर्थशास्त्र के नजरिए से इसे समझने के लिए हम एक वित्तीय उपमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके बैंक खाते में एक बहुत बड़ी रकम है। ठीक है। ये प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन है। इस मूलधन पर आपको हर महीने ब्याज मिलता है। अगर आप सिर्फ उस ब्याज के पैसे से अपना खर्च चलाते हैं तो आपका मूलधन हमेशा सुरक्षित रहेगा और आप जीवन भर आराम से रह सकेंगे। हाँ, ये तो एक समझदारी भरा वित्तीय फैसला है। लेकिन अगर आप अपनी ऐशो आराम की जरूरतों को पूरा करने के लिए उस मूलधन को ही खर्च करने लग जाएं तो क्या होगा? हाँ। कुछ ही सालों में वो बैंक खाता खाली हो जाएगा और दिवाली होना पक्का है। बिल्कुल, प्रकृति के साथ भी हम यही कर रहे हैं। पेड़, नदियां, स्वच्छ हवा, ये हमारा मूलधन है। अच्छा, तो हम अपना मूलधन खा रहे हैं? हाँ, अगर हम जंगलों को उनके दोबारा उगने की गति से ज्यादा तेजी से काटेंगे तो हम ब्याज नहीं बल्कि अपना मूलधन खा रहे हैं, और इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ पर्यावरणीय दिवालियापन है। ये उपमा वाकई बहुत सटीक है। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर मुझे तो ये लगता है कि हम एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। बिना सोचे समझे संसाधनों का दोहन करना, ये तो वैसा ही हुआ जैसे हम अपने ही पोते पोतियों के तिजोरी से उनके भविष्य का पैसा चोरी कर रहे हों। बहुत सही कहा आपने। हम आज अपनी आलीशान जीवन शैली को बनाए रखने के लिए भविष्य की पीढ़ियों का बैंक बैलेंस खाली कर रहे हैं। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। अगर अंधाधुंध शोषण इसी तरह जारी रहा तो जो संसाधन आज हमें आसानी से उपलब्ध हैं वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। हाँ, और फिर कुछ नहीं बचेगा। वन खत्म हो जाएंगे, पशु पक्षियों की विभिन्न नस्लें हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी। उनकी सुंदरता, उनका पारिस्थितिक संतुलन और उनसे मिलने वाले लाभों से हम पूरी तरह वंचित हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम विकास को देखते कैसे हैं। हम अक्सर विकास को एक अंतिम मंजिल मान लेते हैं, एक फिनिश लाइन की तरह। हाँ, कि बस एक बार पहुंच गए तो काम खत्म। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि एक बार हमने एक निश्चित आय का स्तर पार कर लिया, हमारे पास पक्के घर हो गए, तो बस हम विकसित हो गए और हमारी यात्रा खत्म। लेकिन विकास कोई फिनिश लाइन नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब ये एक ऐसी साइकिल है जिसे लगातार चलाते रहना पड़ता है, वरना हम गिर जाएंगे। एकदम सही। यदि विकास धारणीय नहीं है तो वो स्थायी भी नहीं हो सकता। अगर आज एक देश ने बहुत पैसा कमा भी लिया, लेकिन कल वहां पीने के लिए साफ पानी और सांस लेने के लिए साफ हवा ही नहीं बची, तो वो सारा आर्थिक विकास पल भर में शून्य हो जाएगा। हाँ, पैसा हवा तो नहीं बना सकता। बिल्कुल, वो पैसा उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं खरीद कर दे सकता। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए विकास तभी सार्थक है जब हम अपने साधनों और संसाधनों का प्रयोग एक उचित मात्रा और संतुलन में करें। तो आज के इस लंबे और गहन विश्लेषण ने विकास शब्द को लेकर हमारे नजरिए को पूरी तरह से
झकझोर कर रख दिया है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे व्यक्तिगत स्तर पर विकास के लक्ष्य न सिर्फ अलग होते हैं बल्कि आपस में टकराते भी हैं। कैसे एक व्यक्ति का सपना दूसरे व्यक्ति की बर्बादी का कारण बन सकता है। फिर हमने राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का विश्लेषण किया कि विश्व बैंक की सिर्फ औसत आय देखने वाली सोच कितनी सीमित है। हाँ, जो कि बहुत बड़ा भ्रम पैदा करती है। बिल्कुल। और वो कैसे एक कमरे में बैठे 9 गरीब और एक अमीर के बीच की खाई को छिपा देती है। इसके विपरीत हमने समझा कि कैसे यूएनडीपी स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पैमानों को जोड़कर विकास की एक ज्यादा सच्ची, जमीनी और मानवीय तस्वीर पेश करता है। और इन सबसे ऊपर हमने ये समझा कि इन सभी पैमानों का, इन सभी आकर्षक आर्थिक आंकड़ों का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि हमारा विकास धारणीय न हो। एकदम सही। बिना पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को बचाए किया गया कोई भी विकास केवल पानी का एक बुलबुला है जो देखने में चाहे जितना भी बड़ा और रंगीन क्यों न लगे, किसी भी पल फूट सकता है। बिल्कुल। इस बौद्धिक और वैचारिक यात्रा को समाप्त करते हुए मैं चाहती हूँ कि हम सब एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करें। और वो विचार ये है कि हमने शुरुआत में यह स्थापित किया था कि एक व्यक्ति का विकास दूसरे का विनाश हो सकता है। हाँ, वो बांध वाला उदाहरण। बिल्कुल। और अभी हमने ये समझा कि हमें हर हाल में भविष्य के लिए संसाधनों को बचाना है। तो क्या ये संभव है कि पूरे विश्व के सच्चे और धारणीय विकास के लिए आज के जो अति विकसित और समृद्ध देश हैं, जिन्होंने संसाधनों का सबसे ज्यादा दोहन किया है, उन्हें अपने उपभोग को, यानी जो अंधाधुंध कंजम्पशन वे कर रहे हैं, उसे काफी हद तक कम करना पड़ेगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या ऐसा किए बिना दुनिया में संतुलन आ सकता है ताकि बाकी विकासशील दुनिया और आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ संसाधन बच सकें? क्या ये संभव है कि 21वीं सदी में असली विकास अब और ज्यादा पाने या अंधाधुंध इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि कम में बेहतर जीने में छिपा है? जरा सोचिए, कम में बेहतर जीना। ये विचार पूरी तरह से उस धारणा के उलट है जिसके साथ हमने चर्चा शुरू की थी। शुरुआत में हमने उस विकास की सीढ़ी के बारे में बात की थी जिस पर हम बस आंख बंद करके ऊपर चढ़ने की होड़ में लगे हैं। बिल्कुल। सुनिश्चित करने की है कि वो सीढ़ी जिस जमीन पर टिकी है वो ही जमीन कहीं दरक कर धंस न जाए। एकदम सही बात कही आपने। क्या असली विकास हमारी इस अंधी दौड़ को धीमा करने में छिपा है? स्रोतों के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार पर चिंतन जरूर कीजिएगा।